नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर, इस बार इन दो राज्यों में सत्ता इन्हीं के कदमों पर चलकर आने वाली है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा हो जाएगा। इस बात की चर्चा है कि सरकार अब 5वें लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछली बार की तुलना में कुछ और रियायत दी जाएंगी। 25 मार्च से जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों का पलायन राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया में पैदल और श्रमिक ट्रेनों में जा रहे प्रवासी मजदूर की तस्वीरें खूब वायरल की जा रही है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, जेडीयू और आरजेडी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद को इनका राजनीतिक हितैषी बताने से चूक नहीं रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के तमाम शहरों से मजदूर यूपी और बिहार की ओर से पलायन कर रहे हैं। शुरू में पीएम मोदी ने अपील की थी कि जो लोग जहां पर है वहीं ठहरे रहें और सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगी। लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों का सब्र डोल गया, क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने से उनको पगार मिलना भी बंद हो गई थी। सरकार पर इन मजदूरों को उनके घर भेजने का दबाव बढ़ने लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिक बेहाल, भाजपा सालगिरह की तैयारियों में मशगूल अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सड़क पर भूखे प्यासे श्रमिकों की परवाह किए जाने के बजाय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने की तैयारियों में मशगूल है। यादव ने गुरुवार को कहा, कहते हैं जब रोम जल रहा था, सम्राट नीरो बंशी बजा रहा था। भाजपा नेतृत्व और उसकी सरकारें इसे ही दोहराने जा रहे हैं। भाजपा 30 मई को केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर वाहवाही लूटने की तैयारियों में जुट गई है। देश प्रदेश में इसके लिए भव्य आयोजन होंगे। यह जश्न तब मनेगा जब एक और कोरोना महामारी से मौतें हो रही हैं और भूखे प्यासे श्रमिक भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगल राज चल रहा है। सत्ता की हनक में निर्दोषों का उत्पीड़न हो रहा है। रोटी रोजगार के धंधे बंद हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी सब हताशा में हैं। उनकी परेशानियों पर भाजपा को जश्न मनाते कोई लोकलाज नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा, 30 मई को भाजपा का प्रस्तावित जश्न मनाने वालों के लिए यह शायद बड़ी उपलब्धि या गर्व का विषय है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष के देशों में आ गए हैं। अस्पतालों में, क्वारंटाइन सेंटरों में बदइंतजामी और भूखे प्यासे श्रमिकों का पलायन जारी है। कामगार बेमौत मारे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी मां को जगाते हुए एक मासूम बच्चे की तस्वीर विचलित करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने झूठ और ठोठे वादों से जनता को कब तक भटकाएगी। पूरा देश बीमारी से ग्रस्त है। सड़क पर, ट्रेन में, शहर में, गांव में, हर जगह हालात एक जैसे हैं। समाज का हर तबका परेशान है, निराश है। गरीब भुखमरी का शिकार हो चुका है। मजदूर बेरोजगार हो गया है। देश पूरी तरह से ठप पड़ा है। अर्थव्यवस्था का तो पता ही नहीं है कहाँ है। यादव ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री के कथानुसार भाजपा आपदा में भी अवसर तलाशती है और उसने सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण के दिन को जश्न के अवसर पर रूप में तलाश लिया है। पूरा देश बहाल है। संकट के ऐसे समय में जब सत्ता के शीर्ष से देश को भरोसा दिलाने की जरूरत है, तब जिम्मेदार लोग दिशाहीन हो चुके हैं। उन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है। भाजपा को तो बस सत्ता के सिंहासन से ही वास्ता है। देश को आगे ले जाने वाले और विकास करने वाले तमाम संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा देश की बर्बादी का जश्न मना रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, राज्यों की केंद्र सरकार से मांग, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध हो लागू। जी हां दोस्तों, भारत में घातक वायरस कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 4 लागू है, जो 31 मई को समाप्त हो जाएगा। वहीं राज्य सरकारें केंद्र से चाहती हैं कि यदि केंद्र से अनुमति मिले तो वे केवल कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध लागू करेंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सभी गतिविधियां फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इसमें बाजारों को खोलना, अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा, आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देना और संभव होने पर सामाजिक दूरी के साथ
धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देना शामिल है। कई राज्य स्कूलों को फिर से खोलने की योजना भी बना रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने राज्यों को मामलों की गंभीरता के आधार पर जोन का सीमांकन करने का अधिकार दिया। साथ ही व्यापक दिशा निर्देशों के साथ राज्यों को अनुमति दी कि वे किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अपने नियमों को लागू करें। इसके बाद कई राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन दुकानों और औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इस दौरान केंद्र सरकार ने भी घरेलू उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी, लेकिन अब सभी का ध्यान अगले चरण की ओर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि गुरुवार से दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सकता है और इससे राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अधिकतम उद्योगों को फिर से शुरू करने के विचार पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं है। लौटने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में बिताने होंगे। इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेजा जाएगा और नेगेटिव व्यक्ति को 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अभी लॉकडाउन 5 पर निर्णय नहीं लिया है। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने कहा कि इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है और अभी लॉकडाउन खत्म होने का समय बाकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप बोले, नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। राबड़ी ने कहा, बिहार में गुंडों की सरकार। जी हां दोस्तों, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोपालगंज जाने की कोशिश कर रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में गुंडों की सरकार है, इसलिए हम लोगों को घर में घेर कर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, पूरे बिहार में दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। एक घर से 3-3 लोगों को मारा जा रहा है। ये गुंडा सरकार सोई है। सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। जब गोपालगंज में मर्डर हुआ तब 1000 मोटरसाइकिल का काफिला निकाला गया, तब यह उल्लंघन नहीं था। वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, नीतीश सरकार ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने तो मेन गुंडे तो वही हुए। नीतीश कुमार जी पर भी हत्या का आरोप है। आज के समय में नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। ऐसे डॉन हैं जो अपने छोटे गुंडों को संरक्षित किए हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया, नीतीश कुमार ने पूरे प्रदेश में अपराधियों को खुली छूट दी है। आम जनता को परेशान करो। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं तब से यही हो रहा है। कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कहां सुशासन की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील, हजारों पैदल यात्रियों ने किया हंगामा, लगा भारी जाम। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया, जिसके बाद इस रूट पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोक लिया गया, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने धरना शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूरों की नाराजगी है कि कारों को बिना जांच के ही बैरिकेड क्रॉस कराया जा रहा है, जबकि प्रवासी मजदूरों को रोका जा रहा है। प्रवासी मजदूरों ने सवाल उठाए कि क्यों साइकिल से जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, जबकि कार वालों को बिना जांच के जाने दिया जा रहा है। साइकिल सवार मजदूरों ने नाराज होकर सड़क बाधित कर दी। हंगामे के चलते लंबा जाम लग गया। सड़क पर भीड़ भारी संख्या में लोगों के जुटने के बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को वापस घर भेजने की कोशिश करती नजर आई। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत टीम भेज रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है तो आइए खुद कर लीजिए, अमित शाह से बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बनर्जी ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार 27 मई को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने न केवल रेल मंत्री पीयूष गोयल पर राजनीति करने का आरोप लगाया, बल्कि कहा कि केंद्र सरकार कोरोना की जंग में प्रवासी मजदूरों के बहाने जानबूझकर राज्य के कामकाज में दखल देना चाह रही है। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह जी से कहा कि आप लगातार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम भेज रहे हैं, आप भेजते रहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार कोरोना से सही तरीके से नहीं निपट रही है तो आइए खुद कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक चुनी हुई सरकार को कैसे नापसंद कर सकते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के चलते भीषण गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे 1.2 करोड़ लोग, आजीविका छीनने से संकट। जी हां दोस्तों, बीते 2 से 3 दशकों में भारत ने करोड़ों लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकाला है, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से 1.2 करोड़ लोग एक बार फिर से इस दलदल में फंस सकते हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू किए गए लंबे लॉकडाउन के चलते 1.2 करोड़ लोग भारत में फिर से गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में 5.9 करोड़ लोग भयानक गरीबी में घिर सकते हैं। बीते सालों में एक छोटी सी नौकरी और कुछ आर्थिक सुरक्षा के चलते एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर आया था, लेकिन अब आजीविका पर संकट आने के चलते हालात फिर बिगड़ गए हैं। अप्रैल महीने में भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कुल 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। CMIE के डेटा के मुताबिक दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा था, उससे आने वाले कुछ सालों में वह सबसे ज्यादा गरीबों वाले देश के तमगे से बाहर हो जाता, लेकिन कोरोना से निपटने को लागू हुए लॉकडाउन ने एक बार फिर से सालों पीछे ढकेलने का काम किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक संभावनाओं के लिए भी चिंताजनक हो सकती है, जो अपने पिछले कार्यकाल में गरीबों के लिए शुरू की गई मेगा स्कीमों के नाम पर ही सत्ता में आई है। डेवलपमेंट सेक्टर की कंसल्टेंसी फर्म IPE ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वजीत सिंह ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि भारत सरकार की ओर से गरीबी को खत्म करने के लिए सालों से किए गए प्रयास कुछ महीनों में ही बेकार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत में रोजगार की स्थिति इस साल बेहतर हो पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्पीक अप इंडिया से 10 करोड़ लोग जुड़े, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया है कि कोरोना रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से पीड़ित लोगों की समस्याएं सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर उसके स्पीक अप इंडिया अभियान को आज जबरदस्त सफलता मिली और 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने गुरुवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित इस अभियान के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दुनिया में सोशल मीडिया पर अभियान ने पहले स्थान पर ट्रैक किया। उन्होंने कहा, इस माध्यम से लोगों ने अपनी समस्या रखी और पार्टी जनता की समस्या को सरकार समक्ष रखेगी। उनका दावा था कि अभियान में 10 करोड़ लोग तो सीधे जुड़े हैं, लेकिन इसका असर इससे कई गुना ज्यादा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि लोग सच में बहुत पीड़ित हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़कर लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और पार्टी के 57 लाख कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को लिंक किया, जिनके जरिए से किसानों, श्रमिकों तथा अन्य वर्गों के लोगों ने वीडियो भेजकर अपनी समस्याएं रखी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया नहीं लेने का राज्यों को सुप्रीम निर्देश, रेलवे से भोजन मुहैया कराने को कहा। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार 28 मई को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और इसका खर्च राज्य वहन करे। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने यहां फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि को प्रचारित करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि जिस राज्य से मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उन्हें खाना और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश सरकार की होगी, जबकि ट्रेन में सफर के दौरान इसे रेलवे को उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि बसों में यात्रा के दौरान भी इन मजदूरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को देखें और यह सुनिश्चित करें कि यथाशीघ्र ट्रेन या बसों में उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। पीठ ने कहा कि इस संबंध में सारी सूचना सभी संबंधित लोगों तक प्रचारित की जाए। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल
उसका सरोकार प्रवासी मजदूरों की परेशानियों से है जो अपने पैतृक स्थल पर जाना चाह रहे हैं। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन पंजीकरण, उनकी यात्रा और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराने में कई कमियां पाई गई हैं। इससे पहले न्यायालय ने इन प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र से अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायालय ने जानना चाहा कि आखिर इन कामगारों को अपने पैतृक शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा। 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि आखिर इन श्रमिकों की यात्रा के भाड़े के भुगतान को लेकर किस तरह का भ्रम है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन कामगारों को अपनी घर वापस की यात्रा के भाड़े का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। पीठ ने कामगारों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए मेहता से सवाल किया, सामान्य समय क्या है? यदि एक प्रवासी की पहचान होती है तो यह तो सुनिश्चित होना चाहिए कि उसे 1 सप्ताह के भीतर या 10 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। वह समय क्या है? ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक राज्य प्रवासियों को भेजती है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा पर उनसे कहा जाता है कि हम प्रवासियों को नहीं लेंगे। हमें इस बारे में एक नीति की आवश्यकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।